पदार्थ की अवस्थाओं के बाद अपन पढ़ेंगे। जो गैस अवस्था में एक दो नाम आते हैं, एक तो CNG और एक आता है LPG। इन दोनों के पूरे नाम, जी से मतलब ये गैस है दोनों। अब इनके पूरे नाम क्या होते हैं? इसको बोला जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कह सकते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और दूसरी है LPG। परीक्षा में इनके पूरे नाम पूछे जाते हैं, 9th में भी, 10th में भी, आगे भी बड़ी कक्षाओं में भी, या कहीं की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इनके पूरे नाम पूछे जाते हैं। CNG और LPG में LPG का हो गया लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी इसको कहा जा सकता है द्रवित पेट्रोलियम गैस। ये इन दोनों के नाम होते हैं। और इन दोनों में से पर्यावरण के लिए अच्छी होती है CNG। CNG का उपयोग ज्यादा होता है, दो कारण होते हैं इसके। CNG एक तो पर्यावरण हितैषी होती है, यानी अधिक धुआं उत्पन्न नहीं होता है CNG को काम में लेने से। दूसरा, ये सुरक्षा की दृष्टि से भी अच्छी रहती है। CNG हल्की होती है, जिस वजह से ये ऊपर उड़ जाती है वायुमंडल में, जबकि LPG भारी होने के कारण नीचे रहती है, इसलिए दुर्घटना का खतरा ज्यादा रहता है। ये इतनी बात आपको इनके बारे में याद रखनी है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे जो पदार्थ की संरचना पढ़ रहे थे, उसमें पदार्थ का सबसे छोटा रूप जो है उसको कहा जाता है परमाणु। क्या कहा जाएगा? परमाणु। और परमाणु के बारे में खोज जब हुई, उनमें सबसे पहले नाम आता है कणाद सिद्धांत, कणाद थ्योरी का। कणाद कौन है? जैसे पदार्थ, कोई भी पदार्थ जैसे ये किस रूप, किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, इसका सूक्ष्म रूप क्या हो सकता है, ये जो विचार है वो भारत के दार्शनिकों को, यूनानी दार्शनिक, ग्रीक के दो दार्शनिक हैं, उन सबको ये विचार बार बार प्राचीन काल से ही आता रहा। और इसी संबंध में भारत के एक महर्षि रहे हैं, विद्वान रहे हैं, जिनका नाम था कणाद। महर्षि कणाद बड़े ऋषि थे। उन्होंने ये कहा कि पदार्थ को जब तोड़ा जाए, पदार्थ को जब तोड़ा जाए तो उसके सूक्ष्म टुकड़े होते हैं, उन सूक्ष्म टुकड़ों को तोड़ा जाए तो और भी सूक्ष्म कण आते हैं, और अंततः तोड़ते जाए तो एक स्थिति ऐसी आती है जब उस पदार्थ की अविभाज्य स्थिति हो जाती है। उसने क्या कहा कि पदार्थ को जब विभाजित करते जाए तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब उसका एक अविभाज्य कण अपने को प्राप्त होगा। और यहाँ ये बात आज साबित होती है, और ये बात मिलती है आज परमाणु सिद्धांत है। आज अपन उस चीज को क्या कहा जाता है? परमाणु। और उस टाइम उन्होंने उसको क्या कहा था? एक अविभाज्य कण। क्या कहा था? एक अविभाज्य सूक्ष्मतम कण। उन्होंने इसका नाम परमाणु दिया था। और ये बात उनकी लगभग 500 ईसा वर्ष पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से भी 500 साल पहले ये मत हमारे महर्षि कणाद ने दे दिया था। इसी प्रकार पकुदा कात्यायाम नाम के जो हमारे दार्शनिक थे, भारतीय दार्शनिक थे, उन्होंने क्या कहा कि ये जो अविभाज्य कण है वो आपस में फिर जुड़ते हैं और संयुक्त अवस्था में प्रकृति में रहते हैं। उनकी इस बात से पता लगता है कि आगे जो तत्व है, जो यौगिक है, या कहें जो मिश्रण है, ये जो बनते हैं, ये इन पदार्थों के सहयोग से ही बनते हैं, यानी इस परमाणु के सहयोग से ही अणु बनते हैं, अणुओं से ही फिर आपस में जुड़ के मिश्रण यौगिक ये बनते हैं। तो उन जो कात्यायान की जो बात है वो इस बात को प्रूव करती है। इसी प्रकार उसके बाद में 1808 में इस बात को ज्यादा स्पष्टीकरण कब मिला? जब 1808 में वैज्ञानिक थे जॉन डॉल्टन ने क्या किया?
परमाणु सिद्धांत दिया। ये सन भी ध्यान रखें, नाम भी ध्यान रखें और क्या दिया उसका नाम भी ध्यान रखें। परमाणु सिद्धांत किसने व कब दिया? 1808 में वैज्ञानिक थे जॉन डाल्टन, इन्होंने दिया। और इस प्रकार वास्तव में जो परमाणु नाम इन्होंने सबसे अविभाज्य कण, सबसे सूक्ष्मतम कण, उन्होंने क्या बोला था इसको? सबसे सूक्ष्मतम कण, स्मॉलेस्ट जो पार्ट है वो इन्होंने बताया था। लेकिन वास्तव में जो इसके बारे में और अधिक व्याख्या वो नहीं कर पाए, जो बाद में 1808 में जॉन डाल्टन ने की। इसलिए परमाणु की खोज का जो श्रेय है वो किसको जाता है? जॉन डाल्टन को। आप कभी भी पूछा जाए कि परमाणु की खोज किसने की, तो आप बताएंगे जॉन डाल्टन ने। और कब की? 1808 में। और परमाणु सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत में उन्होंने क्या क्या बातें बताई? देखो, सबसे वास्तव में ये देखा जाए तो ये सिद्धांत जो था वो रासायनिक संयोजन के जो नियम है, रासायनिक संयोजन के जो नियम है उन पर आधारित था। रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। इसके अलावा जब पदार्थ संयोग करते हैं तो उनका द्रव्यमान सुरक्षित रहता है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम उस पर भी ये खरा उतर रहा था। तो इस प्रकार इसका जो परमाणु सिद्धांत दिया वो इसीलिए सफल हुआ कि रासायनिक संयोजन के नियमों की पालन कर रहा था, उस प्रकार से पदार्थ संयोग कर रहे थे। और पदार्थों के संयोग करने के बाद जो उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही थी उनमें उनका द्रव्यमान सुरक्षित रह रहा था, अभिक्रिया होने से पहले, अभिक्रिया होने के बाद। तो इन नियमों की जब पालना कर रहा था इसलिए इस सिद्धांत को सही माना गया। और निश्चित अनुपात का नियम, एक नियम और ध्यान रखें आप, निश्चित अनुपात का नियम, यानी पदार्थ जब भी संयोग करते हैं तो उनका अनुपात निश्चित रहता है। ऐसा नहीं कि कभी उसके दो अणु जुड़ गए, कभी चार अणु जुड़ गए, ऐसा नहीं। जब भी जुड़ते हैं तो उनके जो अणु हैं, उनके परमाणु, उनकी संख्या निश्चित रहती है, उनका अनुपात निश्चित रहता है। ये कहलाता है निश्चित अनुपात का नियम। इन सब नियमों की पालना करता है परमाणु सिद्धांत, और इसीलिए इसको खोजकर्ता को, जॉन डाल्टन को क्या कहा जाता है? परमाणु सिद्धांत देने वाला वैज्ञानिक, और साथ में परमाणु की खोज की श्रेय भी इन्हीं को दी जाती है। अब इस सिद्धांत में क्या क्या बातें थी वो आप देखें। इस सिद्धांत में उन्होंने कहा कि चाहे तत्व हो, प्रत्येक पदार्थ या द्रव्य वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ या द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, चाहे वह तत्व यौगिक या मिश्रण हो। तत्व यौगिक वाली बात तो बाद में आई, उससे पहले ये पता नहीं था, लेकिन इतनी बात उन्होंने कह दी थी कि प्रत्येक पदार्थ या द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। ये बात उन्होंने बता दी थी। उसके बाद में दूसरी बात उन्होंने कही कि ये जो कण हैं, पदार्थ हैं, ये होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं, और परमाणु अत्यंत सूक्ष्मतम कण होते हैं। इन पदार्थों को, इन सूक्ष्म कणों को परमाणु कहा जाता है, जो कि अविभाज्य होते हैं। आज अपने को पता है कि परमाणु के अंदर भी, नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, बाहर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन उस समय तक ये बात ज्ञात थी कि परमाणु सबसे सूक्ष्म कण है और जो वो क्या होता है, अविभाज्य होता है। ये बात उन्होंने कही थी। इनका आकार
लगभग 10 की पावर माइनस 10, इनका आकार 10 की पावर माइनस 10 मीटर परास का होता है, यानी बहुत छोटा हो गया, अत्यंत सूक्ष्म हो गया। 10 की पावर माइनस 10 मीटर परास का ये कण होता है। और ये चौथी बात थी कि तत्वों के जो परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। तत्वों के ये परमाणु, प्रकृति में ये परमाणु, प्रकृति में ये परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाते, ये संयोग कर अणु अथवा यौगिक बनाते हैं। ये इस तरह की बात उन्होंने उस निष्कर्ष में कही थी, और ये बातें आज भी बिल्कुल प्रासंगिक है। और जो ये जो अणु यौगिक बनाते हैं, बाद में ये बड़ा रूप हो जाएगा जिसको अपन देखकर, छूकर या महसूस कर सकते हैं, ये उन्होंने बात कही थी। अब उसके बाद में आता है परमाणु के बाद में, ये तो थी परमाणु की कि परमाणु किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है और जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु के बाद में दूसरा नाम आता है अब अणु का। दूसरा नाम किसका आएगा? अणु क्या होता है? किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम रूप जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में रह सकता है तथा रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, अणु कहलाता है। अणु कहलाता है कि प्रकृति, और ये किससे मिलकर? परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अणु किससे मिलकर बने होंगे? परमाणुओं से मिलकर बने होंगे। और वह सूक्ष्मतम रूप जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में रह सकता है और रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सकता है। नमक का अणु, फास्फोरस का अणु, ये जो है वो है अणु के उदाहरण। अब उसके बाद में है तत्व, यौगिक और मिश्रण, एलिमेंट्स। तत्व यानी जिसको कहा जाता है एलिमेंट्स, यौगिक जिसको कंपाउंड, और मिश्रण जिसको मिक्सचर। क्या होता है? तत्व वो होते हैं जिनमें एक समान परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह होता है। तो आप लिखेंगे तत्व वह है जिसमें एक समान परमाणु अथवा परमाणु का समूह होता है। तत्व वो होता है जिसमें एक समान परमाणु, जैसे आपको मैं बताऊं कि इसमें दो चीजें लिखी, एक समान परमाणु, अकेला परमाणु भी हो सकता है। जैसे आप अक्रिय गैसों की बात करें तो हीलियम, आर्गन,
जो दिख रहे हैं आप, हीलियम, आर्गन, ये जो है उसमें केवल एक ही परमाणु होता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर बात करें तो सोना, चांदी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये किसके उदाहरण है? ये तत्वों के उदाहरण है। और वर्तमान में प्रकृति में लगभग 118 तत्वों की खोज हो चुकी है और बाकी तत्वों की खोज जारी है, और भी अधिक तत्व मिलने की संभावना है। तो ये जो तत्व हैं, अब इनमें आपको देखना पड़ेगा कि कुछ तत्व हैं वो जो एक ही परमाणु से मिलकर बने हुए, जैसे हीलियम और आर्गन, इनमें क्या होता है? एक ही परमाणु, केवल एक ही परमाणु होता है, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति क्या होती है? अक्रिय गैसों वाले जो तत्व हैं ये दूसरे से जुड़ने, अष्टक इनका अपूर्ण रहता है, शून्य संयोजकता रहती है, दूसरे से जुड़ते नहीं है। तो तत्वों में भी क्या होता है? एक ही तरह के परमाणु होते हैं। इसके अलावा इसके बाद में आप देखो तो दो वाले देख लो, तो ऑक्सीजन की बात कर लो आप। ऑक्सीजन में जो O2 है उसमें दो परमाणु रहते हैं। ऑक्सीजन में जो O3 होती है उसमें 3 परमाणु ऑक्सीजन के रहते हैं। ये उदाहरण जो बता रहे हैं, तो इससे दिख रहा है कि तत्व में एक समान परमाणु अथवा परमाणु का समूह, एक जैसा परमाणु एक भी हो सकता है, या दो या तीन भी हो सकते हैं, या ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह आपने तत्व का देखा। और तत्व में उपस्थित जो परमाणु की जो संख्या है वो उसकी कहलाती है परमाणुकता। वैसे इसका नाम आप जानते हैं, इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं ओजोन। इसको क्या बोलते हैं? ओजोन। O3 को ओजोन बोलते हैं। तो किसी तत्व में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को ही उसकी परमाणुकता कहा जाता है। जैसे उदाहरण से आप बताओ, ओजोन को लिख दिया मैंने O3 की परमाणुकता कितनी होगी आप बताएं? ओजोन की परमाणुकता होगी 3। ये क्या है? किसी तत्व में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, किसी भी तत्व में उपस्थित परमाणु है वो उसकी परमाणुकता को बताते हैं। जैसे O2 की परमाणुकता कितनी होगी? 2, और O3 की परमाणुकता कितनी होगी? 3। जितने परमाणु उस तत्व के अंदर हैं वो ही उसकी परमाणुकता कहलाएगी। ये हो गया तत्व। अब इसके बाद में अपन देखेंगे, तत्व के बाद में मैं लिख देता हूं यौगिक। कंपाउंड। तत्व के बाद किसका नंबर आएगा? यौगिक का। और यौगिक वास्तव में क्या होते हैं? दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु जब दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो उसे यौगिक कहा जाता है, या यौगिक कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु, दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करके पदार्थ बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। संयोग करके पदार्थ
बनाते हैं। रासायनिक संयोग लिखते हैं आप यहाँ, रासायनिक संयोग करके पदार्थ बनाते हैं। तो उसे जैसे उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हैं जल, नमक, शक्कर। जल में आप देखते हो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होता है। नमक में आप NaCl 1 नाइट्रोजन 1 सोडियम 1 क्लोरीन होता है। शक्कर में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों परमाणु मिलकर शक्कर बनाते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं जैसे अमोनिया NH3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 आदि। ये बहुत सारे ये सभी क्या है यौगिकों के उदाहरण हैं। इनमें निश्चित अनुपात में 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं। इसके बाद वाला है मिश्रण, मिक्सचर। मिश्रण क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थ, इसमें तो मिल रहे थे तत्व और उसमें क्या मिलेंगे पदार्थ। 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब कोई निश्चित अनुपात नहीं होगा, चाहे जैसे मिल सकते हैं, मिलकर जब कोई नया पदार्थ बनाए या कोई नया पदार्थ कैसे कहेंगे उसको, नया पदार्थ को बनाए उसे क्या कहेंगे? मिश्रण। तो परिभाषा क्या क्या लिखेंगे अपन? 2 या 2 से अधिक तत्वों एवं यौगिकों के अनिश्चित मात्रा में मिलाने से 2 या 2 से अधिक यौगिकों। अब यौगिकों की जगह आप पदार्थ भी लिख सकते हो, लेकिन ज्यादा से यौगिक रहेगा। 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अनिश्चित अनुपात में मिलने से क्या होता है? यौगिकों का निर्माण, बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। मिलने से बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। उदाहरण, अब मिश्रण में क्या क्या आता है? मिश्रण में आता है वायु, ठीक है, अपना शीतल पेय, धुआं, कीचड़। इनमें आप देखें सब में 2 या 2 से अधिक पदार्थ हैं और उनका कोई निश्चित अनुपात नहीं है, ठीक है। इनको क्या कहा जा सकता है? जैसे वायु की बात करें, इस वायु की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है, इसमें CO2 भी है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड भी है, इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसमें और भी बहुत सारी सूक्ष्म गैसें हैं जिनका अपन कह सकते हैं कि इन सब गैसों का, इन सब का ये क्या है? मिश्रण है। सबका क्या है? ये मिश्रण है, जिनमें इनकी मात्रा घटती और बढ़ती रहती है। अब मिश्रण 2 तरह के होते हैं, एक है समांगी मिश्रण और दूसरा है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जिसमें मतलब समांगी मिश्रण जिसमें जुड़े मिश्रण में मिले हुए सभी जो अवयव हैं वो क्या हो? एक ही अवस्था और एक ही प्रावस्था में होते हैं। सभी अवयव एक ही अवस्था में, अवस्था एवं प्रावस्था में। जैसे वायु, जैसे आप क्या कर सकते हो? वायु या नींबू पानी, उसमें नींबू घोल रहे हैं अपन, चीनी घोल रहे हैं, नमक घोल रहे हैं, वो घुल जाता है, पता नहीं लगता है कि कौन सी चीज कहाँ है। पूरा आप नींबू पानी पिए तो पहली घूंट से अंतिम घूंट तक आपको एक ही स्वाद आएगा, क्योंकि पूरा जो विलयन है वो कैसा है? एक जैसा है। इसके अलावा जब सभी अवयव अलग अलग प्रावस्था में हो, अलग अलग प्रावस्था में हो, तो वो क्या कहलाता है? विषमांगी मिश्रण।
जैसे अब वायु वहां लिखा है, यहाँ पर लिख सकते हैं धुआं। अब धुएं में क्या होता है, गैस भी होती है, धुएं में कुछ ठोस कण भी होते हैं, तो गैस भी है ठोस भी है, तो एक ही प्रावस्था नहीं, वो अलग अलग प्रावस्थाएं होगी, गैस भी और ठोस भी। तो वो उसको अपन क्या कह सकते हैं, विषमांगी मिश्रण। क्या कहेंगे, विषमांगी मिश्रण।